आइए जी मेरे साथ साथ, कोटा भी आंसर नहीं लिख रहे, भी हम बात समझ रहे हैं खाली। इंड एएस 115 के लिए सबसे पहले तो बात आती है ये किन पर अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो कि किसके साथ होने चाहिए आई डोंट नो, और किसके लिए होने चाहिए आई डोंट नो। आप ही बताओ कि हमारे पास ऐसी क्या चर्चा हुई थी इसके अंदर। तो हमने कहा कि हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विद कस्टमर्स, और किस चीज के लिए होना चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है, ये वो है पार्ट ऑफ, ब्लैक पेन, ये है पार्ट ऑफ इनकम जो कहां से अराइज हो रही है, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कस्टमर वो है जो हमसे एग्रीमेंट करता है, किस चीज का एग्रीमेंट करता है, टू बाय, जो हमारी आउटपुट है फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इसमें हम लोग एजेंट की बात नहीं करते हैं, एजेंट का काम सिर्फ कमीशन लेने का होता है। एजेंट भी हमारा कस्टमर है, लेकिन वो खाली कमीशन के लिए है, वो बाय नहीं करता हमसे गुड्स। या जॉइंट वेंचर में तो हम कहते हैं साहब हमारा कस्टमर ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल इन्फोर्सेबल राइट्स होते हैं, दोनों पार्टीज के, दो या दो से अधिक पार्टीज होती हैं। हमने आपसे कहा कि 115 के अंदर कुछ चीजें आउट ऑफ स्कोप हैं। जो आउट ऑफ स्कोप है वो कौन कौन से हैं, 104 के इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स, 109 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट, 116 के लीज कॉन्ट्रैक्ट, या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी कि जो हमारे पास जिसमें नो कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, हम उनको बोलते हैं कि साहब ये हमारे स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर है। बाकी सारी चीजें क्या हैं, इन स्कोप हैं, बाकी सारी चीजें इन स्कोप हैं। हमने आपको बताया था इंटरेस्ट की इनकम जो है 109 में है, इसलिए आउट ऑफ स्कोप है। डिविडेंड की इनकम 109 में है, इसलिए आउट ऑफ स्कोप है। रॉयल्टी की इनकम 116 के स्कोप में है, इसलिए यहां आउट ऑफ स्कोप है। कभी कभी हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मिक्स भी हो सकता है, इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप। ऐसे में हम उनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उसकी अकाउंटिंग सेपरेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते हैं। हमने आपको ये बेसिक बातें बताई थी। फिर हमने कहा रेवेन्यू निकालने का 5 स्टेप मॉडल है, वो 5 स्टेप हमने आपको बताए थे। वो 5 स्टेप कौन कौन से थे, हमने कहा सबसे पहला काम कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो। ये मैंने कहा हम आइडेंटिफाई करते हैं एट इंसेप्शन। फिर हमने कहा आप आइडेंटिफाई करो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये भी हम इंसेप्शन पर करते हैं। फिर हमने कहा आप डिटरमिन करो, क्या डिटरमिन करो, ट्रांजैक्शन प्राइस। अभी हमने नहीं बताया कि हम क्या करते हैं, बाद में एलोकेशन करते हैं ट्रांसफर प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस का, और लास्ट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू को। लास्ट में हम करते हैं रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को। हम जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कुछ फीचर्स बताए थे जो कि हमने कहा होने ही चाहिए, हम तभी उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय कस्टमर्स, तथा वो कमिटेड होना चाहिए, पार्टीज कमिटेड होनी चाहिए। पार्टीज को अपने राइट्स पता होने चाहिए रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट की टर्म्स हमारे को पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी है तो ही बात बनती है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, कैन बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी, बिना पेनल्टी के कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, अनलेस लीगली इन्फोर्सेबल राइट अराइजेस। लीगली इन्फोर्सेबल राइट अराइज होता है जब कोई एक पार्टी उसमें से परफॉर्मेंस कर देती है, ठीक है। फिर हमने इसी में कहा था हमें कॉन्ट्रैक्ट्स कभी कभी कंबाइन भी करने पड़ते हैं।
कंबाइन कब करने पड़ते हैं? जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं, तीनों की तीनों शर्तें पूरी की जाती हैं। ये सारा काम कब हो रहा है मुझे फटाफट से बताओ। ये सारा काम कब हो रहा है? एट इंसेप्शन हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन भी इंसेप्शन पर हो रहे हैं। अगर वो नेगोशिएट होते हैं एज अ सिंगल पैकेज, अगर वो नेगोशिएट होते हैं एज अ सिंगल पैकेज, फिर हमने कहा उसकी कंसीडरेशन जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, यानी एक की कंसीडरेशन दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़ करके एक सिंगल पीओ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कई है, लेकिन उन सबको जोड़ो तो एक पीओ बनती है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल चीज है, ये आपको चेक करनी होती है, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने कहा हम पीओ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पीओ को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम असेस करेंगे कि हमारे प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो कि ट्रांसफर करने हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्या होने चाहिए? शुड बी डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जब मैं बात करता हूं डिस्टिंक्ट की तो सवाल उठता है डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट वो हैं जो हमारी दो बातें पूरी कर देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? कस्टमर कैन बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन, वो उन गुड्स से बेनिफिट कर सकता है या विद रिसोर्सेज विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट, वो उन मार्केट के रिसोर्सेज से बेनिफिट ले सकता है। दूसरी बात हमने आपसे कही थी, गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स या सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जब मैंने आपसे कहा था सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तो मैंने आपको तब 3 बातें कही थी जो कि टॉलीगंज कंफ्यूज हो रहा था। वो इंटीग्रेशन वाले गुड्स नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है उसके अंदर टॉलीगंज इंटीग्रेशन की बात आती है कि भाई वो कहता है उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप इंटीग्रेट करके दो, तो फिर ऐसे में वो अलग अलग नहीं है, वो सिंगल पीओ बन जाएगी। ओके। फिर हमने कहा उसमें कस्टमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन होगी तो मतलब अलग अलग नहीं है, वो एक ही पीओ है। लेकिन अगर वो गुड्स अलग अलग हैं तो इन दैट सिचुएशन हम उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं अपने पास। या वो नहीं होने चाहिए इंटरडिपेंडेंट, यानी कि वो आपस में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, उज्जैन इंडिपेंडेंट, मैंने नो लगा दिया ना उसके अंदर आगे। तो अगर ये हमारे पास होता है तो हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको इसके बाद ये कहा, ये भी कब देखा जाता है, ये भी कब देखा जा रहा है, ये भी एट इंसेप्शन है। जमशेदपुर में प्रॉब्लम चल रही कोई क्या? तो ऐसा नहीं है बेटे। अच्छा, तो हम यहां तक पहुंचे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि यहीं पर कुछ स्पेशल पीओस बताए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो हमने बताया था लॉयल्टी पॉइंट्स का, लॉयल्टी पॉइंट्स का। तो हमने कहा लॉयल्टी पॉइंट्स भी पीओ होता है, और इसके लिए भी हमने कोई क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि ये भी सेपरेट पीओ होता है, इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। कई बार हमने सीरीज ऑफ सर्विसेज देखी थी। सीरीज ऑफ सर्विसेज में जैसे हमने केबल टीवी और वाईफाई वगैरह देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास स्पेशल है, सीरीज में आते हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज भी इसमें क्वेश्चन आया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। हमें अपने पास इसका एक टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू भी देखना पड़ता है कि इसका रेवेन्यू का टाइमिंग क्या होगा। ये जो टाइमिंग हो सकता है, वो टाइमिंग को कैसे ढूंढते थे? हम कहते थे जब हम ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ट्रांसफर कर देते हैं? कंट्रोल किसका? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें बारी आती है 2 चीजों की। तो बताओ 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो मीनिंग ऑफ कंट्रोल आता है और दूसरा मीनिंग ऑफ ट्रांसफर आता है। अब जब बात आती है कंट्रोल की, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे पास डायरेक्शन टू यूज, भाई जो कस्टमर है उसके पास जब पावर आ जाती है यूज किस तरह से डायरेक्ट करने की, तो हम बोलते हैं कि उसके पास कंट्रोल आ गया। या टू गेट ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जब वो अपने सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे ले सकता है, हम तब भी बोलते हैं कि कंट्रोल आ गया। या हमारे पास वो कस्टमर को दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर रखता है, यानी वो चाहे तो किसी और को उसका यूज करने से मना कर सकता है। ये कंट्रोल के कुछ इंडिकेटर्स हैं। ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकती है?
हमने कहा ट्रांसफर जो हो सकती है वो या तो एसओटी से हो सकती है या वो पीआईटी से हो सकती है। जब मैं बात करता हूं एसओटी से तो इसका मतलब सेटिस्फाइड ओवर टाइम, पीआईटी एक रेजिडुअल है। रेजिडुअल का मतलब क्या हो गया, जहां एसओटी नहीं लगता वहां पर पीआईटी लगता है। अब एसओटी कहां पर लगता है, टॉलीगंज। एसओटी कहां पर लगता है, जहां कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव करता है और कंज्यूम करता है बेनिफिट्स, यानी वो लगातार बेनिफिट रिसीव करता है और वो उनको कंज्यूम कर लेता है। ओके, तो आप जो कंफ्यूज हो रहे थे टॉलीगंज, वो इस कंडीशन को इधर मिला रहे थे। फिर दूसरी बात कही थी कि एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है, एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है वो क्रिएट्स या इनहेंस करती है एसेट को विच इज कंट्रोल्ड बाय कस्टमर, जो कस्टमर के द्वारा कंट्रोल्ड है। यानी उसके पास कोई एसेट है जो कि हम करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ओके, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने बोला था कि जहां एंटिटी कोई एसेट क्रिएट नहीं करती है, नो एसेट्स, लेकिन उसके पास लीगल इन्फोर्सेबल राइट टू गेट पेमेंट आ जाता है, तो हम बोलते हैं इन तीन में से कोई भी एक केस अगर होगा तो वो एसओटी है, अन्यथा वो क्या होगा, पीआईटी है। फिर हमने कहा हम एसओटी को जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए हमको मेजर ऑफ प्रोग्रेस भी ढूंढना पड़ता है। मेजर ऑफ प्रोग्रेस को हम लोग अपने पास सेम मेथड अप्लाई करते हैं कंसिस्टेंटली। हम एक मेथड को ही कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। हमारे मेथड हैं कौन कौन से, हमारे मेथड हैं दो। एक तो हमारे पास है इनपुट मेथड, और पहले चलो इनपुट लिख दो। एक है इनपुट मेथड और एक है आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड में कौन कौन थे, एक तो था कॉस्ट मेथड, एक था लेबर आवर मेथड, एक था अदर रिसोर्सेज मेथड, जिसके अंदर आप कॉस्ट को बेसिस पर या लेबर आवर के बेसिस पर या अदर रिसोर्स के बेसिस पर करते हो। ये ऑब्जर्वेबल डाटा है, ऑब्जर्वेबल डाटा पर बेस्ड। इसमें कौन कौन से थे, जब हम ऑब्जर्वेबल डाटा देखते थे तो माइलस्टोन मेथड था, टाइम मेथड था, जिसके अंदर हम कहते थे सर्विसेज के केस में अगर हमारी सीरीज ऑफ सर्विसेज है तो हम लोग टाइम बेसिस को देखकर चलते हैं कि हमारा क्या है। हम सर्वे मेथड देखते थे, जिसके अंदर हम लोग कहते थे कि एक्सपर्ट की राय ले लो, हम जो भी मेथड लगाएंगे हम उसको लगातार लगाएंगे। हम अपने पास क्या अपना एमओपी को रेगुलरली अपडेट करेंगे, आंसर इज यस, रेगुलरली अपडेट करेंगे, और उसका अगर कोई प्रॉफिट पर डिफरेंस आ रहा होगा तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाता है। यहां पर हमने आपको एमओपी के लिए एक स्पेशल बात बताई थी। वो क्या बताया था, अगर कोई सब्सटेंशियल कॉस्ट का एसेट्स डिलीवर करना है एट साइट्स जो कि कस्टमर के कंट्रोल में है, जो कि कस्टमर के कंट्रोल में है, और हमारे को उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, यहां हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, देन हमने कहा आप उसको एमओपी से एक्सक्लूड कर देंगे। यानी आप उसको ना तो रेवेन्यू के अंदर लेंगे, ना आप कॉस्ट इनकर्ड में लेंगे, और ना आप टोटल कॉस्ट के अंदर लेंगे। ऐसे में आपके पास डिग्री जो निकल कर आएगी रिवाइज निकल कर आएगी। जब इस एसेट की कॉस्ट इनकर हो जाएगी हम उस समय उसको एज इट इज रेवेन्यू में भी इंक्लूड कर देंगे और कॉस्ट में भी इंक्लूड कर देंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। यहां तक की बातें हमने बताई थी, तो मुझे उम्मीद है टॉलीगंज आपकी अगली क्वेरी यहां पर मिक्स हो रही थी, तो आप कहीं ना कहीं ये वाली बात को इधर इधर से मिक्स कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये फोटो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। फिर हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस को हम डिटरमिन करते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस के लिए हमने कहा कि एक होती है फिक्स्ड कंसिडरेशन, एक होती है वेरिएबल कंसिडरेशन, एक होता है ये प्लस माइनस है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, फिर इसके अंदर से प्लस माइनस होता है जो कंसिडरेशन पेड ऑब्लिक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है। मैंने अभी आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या बताना शुरू किया था, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। कुर्सी दे दीजिए। मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया था, मैंने कहा कुछ केसेस में तो एसएफसी होता ही नहीं है, धन्यवाद, कुछ केसेस में तो एसएफसी होता ही नहीं है, नो एसएफसी।
वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आपने जो पेमेंट लेनी है और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का गैप विद इन कितने महीने हैं, 12 मंथ। तो हम कहते हैं साहब वहां तो एसएफसी की बात ही मत करो, अपने पास वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। फिर मैंने कहा कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले रहे हैं और डेट ऑफ ट्रांसफर, जो डेट ऑफ ट्रांसफर है वो कस्टमर की चॉइस है, भाई वो कब माल लेना चाहता है, मेरी कोई गलती थोड़ी ना है, वो कब लेना चाहता है। या कंसीडरेशन जो है वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, ऑन इवेंट्स जो कि कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल ऑफ कस्टमर और एंटिटी, यानी वो पता नहीं भाई वो पैसे कब मिलेंगे, वो उनकी कोई थर्ड मुद्दे पर डिपेंडेंसी है। या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की वजह से ही पेमेंट जल्दी ली जा सकती है या लेट ली जा रही है। इसके अंदर सारे के सारे एडवांसेस के मुद्दे आ जाते हैं और रिटेंशन मनी के आ जाते हैं। रिटेंशन मनी के और भी कई नाम है, विदहेल्ड मनी, एरियर मनी, वो उसी के अल्टरनेट नाम है। यहां तक कि हमने आपके साथ चर्चा की थी अभी तक, ठीक है, इसको हम रब नहीं कर रहे हैं। इसे मैं पहले